और आप जो है नॉन बुकिश आंसर देने की कोशिश करना, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस या जो तुम्हारा नॉलेज बताता है वही बोलने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा, आप सभी ये तो मानते हो कि मैन इज एन एनिमल? Yes, sir. Means we are also one of the species of animal, right? और तब आप ये भी एग्री करते होंगे कि आउट ऑफ ऑल द स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज जितनी भी हैं, उनमें से ह्यूमंस जो है दे आर मोर सोफिस्टिकेटेडली इवॉल्व्ड स्पेसीज। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, दोनों बातें हो सकती है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रख भी सकते हैं और आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यस करो, जो मैं बोलूं उसका नो भी कर सकते हो और अपने आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो, अपनी आप लॉजिक भी दे सकते हो। तो आपने बोला यस, क्वेश्चन Partially yes. पार्शियली यस, ओके। क्वेश्चन था कि डज ह्यूमन रेस इवॉल्व बेटर देन अदर स्पेसीज इन जनरल, और सुकृत ने बोला पार्शियली यस, मोस्ट ऑफ यू टोल्ड यस। तो पार्शियली यस क्यों बोला सुकृत? Sir, because not every Homo sapien has humanity in it. अच्छा, ठीक There है, are cruel people also, sir. ठीक है। क्रुएलिटी डजंट हैव direct link with evolution, that evolved more, less, better or worst. Cruelty is an aspect. टेक्नोलॉजी वगैरह होगा ना इसमें। हाँ, इवोल्यूशन का मतलब हुआ कि देखो कॉन्शियसनेस इवॉल्व होना, राइट? तो कॉन्शियसनेस में कई सारी बातें आ सकती हैं, लाइक अपडेटेशन ऑफ मेथड्स मतलब। हाँ, मतलब कि आपका जो डे टू डे लाइफ में नेचर के साथ इंटरैक्ट करने का जो वे है वो बेटर है। चीज़ों को परसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी बातें आपके विज विज अदर स्पेसीज बेटर है। लाइक आई कैन गिव यू सम एग्जांपल, जैसे कि प्रोबेबली ओनली ह्यूमंस कैन लाफ, लाफ्टर इज अ ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमंस। ऐसे ही एक्सपीरियंसिंग पेन एंड प्लेजर, ये तो सारे स्पेसीज में हो सकता है, लेकिन हंसना, उदास होना, सैड होना और उस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, बात करना, कम्युनिकेट करना, और एक फ्लॉक, एक ग्रुप में, एक सोसाइटी के फॉर्म में फ्रेम करना अपने आप को, और उस तरह से कलेक्टिवली कोई जॉब या टास्क को परफॉर्म करना, ये सारी बातें जो है इवोल्यूशन का पार्ट हो सकती हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, आईक्यू, ये सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप इस बात पर तो मोर और लेस सभी लोग एग्री करेंगे कि ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड बेटर देन द अदर स्पेसीज इन जनरल, राइट? अच्छा, ये भी आप मानते हो कि सारे के सारे इवोल्यूशंस जो हुए हैं वो यूनिसेल्युलर से हुए हैं? Yes, sir. If you follow the डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसका मतलब है कि जितनी भी स्पेसीज रही होंगी लिविंग बीइंग्स, वो स्टार्ट उनका सेम मान लो कि एक पॉइंट पर स्टार्ट हुआ यूनिसेल्युलर से, और फिर ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। तो लेकिन सारी स्पेसीज, चाहे वो जूलॉजी, दे आर इंक्लूडेड इन जूलॉजी और बॉटनी, मतलब बॉटेनिकल हो या बायोलॉजिकल हो, जितनी भी बायोलॉजिकल स्पेसीज हैं वो सभी अगर एक ही जगह से स्टार्ट करती हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस में, दे आर मूविंग अहेड, बट दे आर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ देयर इवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन रेस बेटर और ज्यादा अच्छे से इवॉल्व हुई है, तो उसका पेस ऑफ इवोल्यूशन जो है वो चेंज हुआ होगा। तो आप मुझे कोशिश करो, कुछ ऐसे पॉइंट्स मार्क आउट करो इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में जिसके बाद या जिसके वजह से, लैंडमार्क्स जिसके अक्रॉस जाने पर रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत तेजी से, बहुत मतलब रैपिडली चेंज हो गया ह्यूमन रेस का। कैन यू मार्क आउट सर सच 4-5 इन्वेंशंस और इंसिडेंट्स? डिस्कवरी ऑफ फायर, वेल डन, वेरी गुड। और व्हील Wheel. व्हील एंड फायर एंड लीवर्स का
कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड लीवर बनाया, उससे मशीन्स बनाई, मशीन्स की वजह से जो टास्क को परफॉर्म करना, एफर्ट को मिनिमाइज किया और आउटपुट को मैक्सिमाइज किया, ठीक है, वर्क डन, कम एफर्ट से ज्यादा वर्क प्रोड्यूस किया, ओके। और कुछ? ये तो 2-3 चीजें जो आपने बताई ये सब किताबों में लिखी हुई हैं। मेरा मेरा पर्पस इस क्वेश्चन का था कि मैं थोड़ा सा आपके अंदर से जो नॉन बुकिश इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करूं। और कुछ? क्या आपको लगता नहीं कि सबसे रिमार्केबल इन्वेंशन जो था इंसान का, ह्यूमन रेस का, वो था ऑडियो प्लस विजुअल सिंबल्स? ऑडियो सिंबल्स और विजुअल सिंबल्स। जो ऑडियो सिंबल है इनसे हमने भाषा, लैंग्वेज डेवलप करी, और जो विजुअल सिंबल्स थे इसका यूज करके, इस्तेमाल करके हमने क्या किया? हमने स्क्रिप्ट्स बनाई, लिखना सीखा। और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग मीन्स राइटिंग एंड लैंग्वेज मीन्स स्पीकिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग ये दो ऐसे रिमार्केबल इन्वेंशन है ह्यूमंस के जिसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है इवोल्यूशन में ऑफ मॉडर्न मैन। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिकॉज हमारे पास लैंग्वेज है इसलिए हम बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर स्पेसीज ऑफ द एनिमल्स। we have evolved language in a perfectly better ways, and so we can write, we can record our developments, we can record our findings। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप का सोसाइटी हो, वो जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी इन्वेंशंस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिख करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो नॉलेज जो आने वाली जनरेशन है उसको एज ए गिफ्ट मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? Yes, sir. ओवर द Yes. पीरियड ऑफ 5000 ईयर्स जो कुछ भी डेवलपमेंट ह्यूमन रेस का हुआ, उसका जो कुछ है स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स अभी तक की जितनी मैथमेटिक्स इवॉल्व हुई, आप कितने साल में पढ़ते हो बोलो? आप हार्डली 15 साल के अंदर में आपको सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। और उसके बाद आप उससे क्या होता है कि आपको स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना होता है, आप पीएचडी डॉक्टरेट करके और सीधे आप रिसर्च में चले जाते हो। जस्ट इमेजिन करो कि जो फोर फादर्स थे उन्होंने तो पूरी जिंदगी खपा दी उतना नॉलेज लेने में जितना नॉलेज आप हार्डली 12वीं क्लास तक ले लेते हो। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एक लैंग्वेज है आपके पास में, एक प्रॉपर विजुअल स्क्रिप्ट है, लिखने का तरीका और बोलने का तरीका है। तो कम्युनिकेशन इज द most important tool which humans have evolved, developed and used in order to facilitate their accelerate their growth of evolution। तो इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो। अच्छा, आपसे बोले कि what is language, तो आप बोलते हो language is a arrangement of words and connection of those word arrangements with the certain feelings or certain objects। जैसे आप लिखते हो ऐसा CAT, तो ये क्या है? 3 लेटर्स का परम्यूटेशन है। CAT लिखते हो तो उसका अलग मीनिंग होता है, ACT लिखते हो तो उसका अलग मीनिंग होता है, जब ATC लिखते हो तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, या होता है तो कुछ हो सकता है कि एब्रीविएशन के फॉर्म में हो। तो CAT आपने यही 3 अल्फाबेट्स का ये वाला परम्यूटेशन से आप एक एनिमल को डिपिक्ट करते हो, कैट, बिल्ली। ACT वो एक वर्ब हो गया, और ATC है, हो सकता है कि एडवांस ट्रैफिक कंट्रोल, हो सकता है कि उसको कुछ अलग तरीके से सिंबलाइज कर दो। कहने का मतलब ये है कि एवरी अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन वर्ड्स से हमने कुछ बातों को कनेक्ट किया हुआ है और उसी से एक लैंग्वेज बना दी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसे लिखते हो 2
3 1, और अगर लिखते हो आप 2 3 1 ऐसे, तो ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स है और ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स है, दोनों। बट ये दोनों में ये वाला जब अरेंजमेंट आपके सामने होता है तो आप इससे क्या कुछ एक नंबर का फीलिंग आता है आपके दिमाग में, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है क्या, 200 प्लस 30 प्लस 1 आता है कि नहीं आता है Yes, sir. डेसिमल सिस्टम में। तो कुछ न्यूमेरिकल सिंबल का इस्तेमाल करके हमने नंबर्स बना ली, कुछ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके उनके परम्यूटेशंस को यूज करके हमने वर्ड्स बना लिए। तो वर्ड्स एंड नंबर्स ये क्या है, दे आर अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स एंड देयर आर सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ सिंबल। मैं दो बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देयर आर सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स which are meaningful. There are certain arrangement of symbol which are meaningful, but there can be certain arrangement of symbol which has no meaning. कहने का मतलब है कि एक अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स या सिंबल्स मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स कैन बी मीनिंगफुल, उसका एक न्यूमेरिकल सेंस होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक सर्कुलर, एक साइक्लिक अरेंजमेंट या ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मीनिंगलेस बोल सकते हैं इसको। तो ये बातों को बैकग्राउंड में हम रख रहे हैं। अब इसका आज का टॉपिक से क्या कनेक्शन है उस पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसान ने लैंग्वेज का और नंबर्स का इस्तेमाल क्यों किया, क्यों इन्वेंट किया, तो आप बोलेंगे लैंग्वेज इसलिए कि कम्युनिकेट कर सके, और नंबर्स इसलिए कि क्वांटिफाई कर सके, काउंट कर सके, कोई चीज को मेजर कर सके। एग्जैक्टली उसी तरह से मैं ये बोलूं कि शायद उसको कम्युनिकेट करना था, इसलिए उसने लैंग्वेज इवॉल्व किया अपनी एक नीड को फुलफिल करने के लिए। इसी तरह से उसको काउंट करना था, मेजर करना था चीजों को, उसके सामने ऐसे चैलेंजेस आए जहां पर उसको मेजर करना, काउंट करना उसके लिए चैलेंज बन गया, उसके लिए उसने नंबर्स बनाई। सिमिलरली इसी तरह से ये काउंटिंग और कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन था, तो ये चीजें इवॉल्व हुई। बट एक पॉइंट आया जब काउंटिंग एंड कम्युनिकेशन वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम ह्यूमन टू मशीन, बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। इंसान ने मशीन बनाई, बट धीरे धीरे उसको लगा कि यार मशीन को हम ऑपरेट भी क्यों करें मैकेनिकली, हम जाके ऐसे लीवर करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे तब वो काम करे। उसको ये लगा ऐसा कुछ हो जाए काश कि मशीन अपने आप ही काम करने लगे, या विजुअल कमांड लेने लगे, या ऑडियो कमांड लेने लगे, या डिजिटल कमांड लेने लगे। तो उसके लिए उसको एक दूसरे टाइप की लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, और वो टाइप की लैंग्वेजेस का जो बेसिक यूनिट है वो ही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, तो एक ऐसी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, उसका एलिमेंट्री यूनिट है। तो दिस इज द बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक मतलब क्या है। तो बात समझ में थोड़ी आ रही है, क्या क्या मैंने बात बोली। तो अब चलते हैं मैट्रिसेस में। मेरा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन की हमने बात करी। ह्यूमन रेस इवॉल्व बेटर देन द अदर स्पीशीज, आपने बोला यस। मैंने बोला इफ यस देन कैन यू फिगर आउट सम रिमार्केबल इन्वेंशन बाय ह्यूमन चेंजिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, आपने बोला यस। कुछ बातें हम लोगों ने, कुछ पॉइंट्स नोटिफाई किए कि अच्छा ये फेनोमेना हुई जिसकी वजह से ह्यूमन इवोल्यूशन का कोर्स चेंज हो गया, रैपिड हो गया। फिर उसमें एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने बोला ऑडियो विजुअल सिंबल्स, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स से लैंग्वेज और नंबर्स का इन्वेंशन हुआ, जिसकी एप्लीकेशन से ह्यूमन रेस एज कंपेयर टू अदर स्पेसीज बहुत फास्ट पेस पर इवोल्यूशन की प्रोसेस पे चल पड़ी। इन ऑडियो विजुअल सिंबल्स से मैट्रिसेस का इन्वेंशन हुआ, और वो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन क्या क्या है ये भी आप समझ लो। देन आई स्टार्ट। एप्लीकेशन में मैट्रिक्स थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी मॉडर्न आप गैजेट्स एंड चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सब जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, extensive application in electronics and computer sciences, but you cannot think of computer science and electronics engineering if you do not know matrices and their properties. So total matrices and their properties is used to create a software. I'm not talking of hardware, software of all applications which are electronics and computer sciences. And
इसको डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रिजर्वेशन, डेटा स्टोरेज एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन में इसको हम यूज करते थे। मॉडर्न मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, ऑल्दो आप उसका बहुत बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वही आप अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब आप लिखिए मैट्रिक्स। हम लोग दो चीजें, कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो एक तरह से एक दूसरे से कंबाइंड टॉपिक है। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे थोड़ा, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग देंगे आप मैट्रिक्स डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स क्या है, तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज a rectangular arrangement, rectangular arrangement या array of m into n symbols। बेटा यहां पर जहां पर मैं सिंबल्स बोल रहा हूं, सिंबल्स का मतलब है नंबर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर्स। तो रियल ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर्स भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, नॉन रियल नंबर्स। कितने कितने ऐसे सिंबल्स हैं? m इंटू एन। m एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, n भी एक नेचुरल नंबर है। m और n का प्रोडक्ट क्या है? एक नंबर्स होगी वही। जैसे 6 सिंबल, 10 सिंबल। तो 6 सिंबल है तो 2 इंटू 3 सिंबल या 3 इंटू 2 सिंबल लिख सकते हो। 10 है तो 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 लिख सकते हो। तो m इंटू n सिंबल्स इन m नंबर ऑफ रोज, रेक्टेंगुलर है ना, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बार इस पूरी बात को रिपीट करो आप अपने मन में और जानने की कोशिश करो कि जो बोला जा रहा है वो बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। अगर कहीं पर कोई बात पार्शियली क्लियर है या नहीं क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। क्या बोला मैंने? Matrix is a rectangular arrangement of m into n symbols that can be real and complex both, in m number of rows and n number of columns. जैसे for example, मैंने 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। रो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं हम लोग, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम ये है, मान लो एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। कितनी कॉलम है? 3 कॉलम है। और कितनी रोज है? 2 रोज है। कॉलम को मैंने लिखा C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम, और रो को हमने लिखा R1 R2 R3, फर्स्ट रो R1 एंड सेकंड रो R2। 2 ही रो है तो 2 रोज। जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक नंबर लिखी जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब लेआउट, रेक्टेंगुलर मतलब इन रोज एंड कॉलम। तो मान लो यहां पर मैंने लिखा, मान लो मैंने यहां पर लिखा 3, यहां पर लिखा 2, यहां पर लिखा 6, यहां पर लिखा 2 4 8, मान लो ऐसा लिखा। तो ये जो एक अरेंजमेंट आया, इसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया। इसमें आप समझ रहे ना? अगर कोई बोले व्हाट इज रो, तो ये हॉरिजॉन्टल जो लेआउट में नंबर्स लिखे हैं इनको रोज बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। और ये जो वर्टिकल लेआउट में लिखा हुआ है इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। एट द जंक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम देयर इज एन एलिमेंट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बोलो, ये क्या है? इट इज एन एलिमेंट। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्स। पहला, each elements are marked at the junction of a row and a column. So 1 1, first row first column, first row second column, first row third column. ये फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट हो गए।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो के 3 एलिमेंट हो गए। एग्रीड? तो इस तरह के लेआउट अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और कितनी रोज है? 2। और कितने कॉलम है? 3। 2/3। ये 2/3 को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। और अब यहां आ जाओ। अब या जितनी बात अभी तक बताई इतनी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो यहां लिख दो नोटेशन। आपको थोड़ा फील आएगा शुरू में, जैसे सेट्स पढ़ा था ना, उसी तरह से ये सब स्टडी है। नोटेशन क्या है? तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? तो आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट। जैसे मॉड है ऐसे डबल लाइन से ब्रैकेट बनाओ, और कैपिटल लेटर्स। जैसे ये है तो मैं बोल सकता हूं इसको स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर में एंट्रीज लिख दिया, ये भी एक नोटेशन है। या इसी को हम कैपिटल A इक्वल टू दिस लिख दें, तो कैपिटल लेटर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द एंट्रीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। एंट्रीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। usually denoted by small letters. Small case letters. स्मॉल केस लेटर का मतलब क्या? अगर आप कैपिटल A एक मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल a से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे? हम इस मैट्रिक्स A को लिखेंगे ऐसा, AIJ और ब्रैकेट लगा देंगे। और ऑर्डर क्या है इसका? 2/3। अभी मैं सारी बातों को फर्दर डिस्क्राइब करूंगा, डोंट वरी। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं जनरल एलिमेंट। यहां लिख दो ऐसे, जनरल एलिमेंट। ए उसका सिंबल है, और ये आई क्या बताता है और जे क्या बताता है? तो आई और जे क्या बताता है? तो आई स्टैंड्स फॉर, यहां लिखो आई स्टैंड्स फॉर रो इंडेक्स। इंडेक्स मतलब नंबर। और जे है कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स। क्या मतलब हुआ? AIJ, ए तो उसका सिंबल हो गया, और उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट है आई एंड जे, 2 नंबर्स सबस्क्रिप्ट फॉर्म करती हैं। ये जो सबस्क्रिप्ट है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जो ये पहली नंबर आई है ये उस एलिमेंट का रो नंबर है, और जो दूसरी नंबर जे है वो उस एलिमेंट का कॉलम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से यहां से देखो, A11 का मतलब क्या हुआ? A11 का मतलब हुआ the element which is positioned in first row and first column। रो नंबर भी 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है। A11 क्या है? A11 बोलो, कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है? 3। A11 इज 3 इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग। अब आप बताते जाओ, A12 क्या है? 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2। A13 6। A21 2। A22 4। ये वाला 4। और A23 8। तो इस एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताया। अब आपको समझ में आ गया ना कि AIJ का मतलब क्या है? ए तो बताता है कि हाँ, ए बताता है कि मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। IJ उसका रो कॉलम इंफॉर्मेशन है। ये I इज रो नंबर एंड J इज कॉलम नंबर। अच्छा, I कहां से कहां वेरी करेगा?
तो आई वेरीज, अगर ये 2/3 का मैट्रिक्स है तो आई की वैल्यू 2 से 1 से 2 होगी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं 2/3 के बजाय मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग किस डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, m/n। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 2/3, अब छोड़ दो, अब आप इसको प्रॉपर जनरल डेफिनेशन का पार्ट बना दो इसी इंफॉर्मेशन को। तो हमारा ऑर्डर क्या है, m इज द रो नंबर एंड n इज द कॉलम नंबर। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, रो नंबर 1 से स्टार्ट करके रो कितनी रो हो सकती है, n रोज, m रोज, m नंबर ऑफ रोज है ना टोटल। तो रो नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है m। ऐसे कॉलम नंबर कहां से कहां वेरी करेगा बोले, कॉलम नंबर जे की वैल्यू मिनिमम 1 होगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, मैक्सिमम क्या हो सकता है n कॉलम हो सकते हैं। मेरे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, मैट्रिक्स का नोटेशन समझ में आ गया, एलिमेंट का नोटेशन समझ में आ गया, एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट, रो और कॉलम इंडेक्स समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m/n, m क्रॉस n, m के नीचे ब्रैकेट में लिख दो नंबर ऑफ रोज और n के नीचे ब्रैकेट में लिख दो बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इस स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्डर, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 2/3 मैट्रिक्स, तो आप क्या समझेंगे, अगर 2 rows and 3 columns. हाँ ऑर्डर अगर मैं बोलता हूं 2/3 है तो आप समझेंगे कि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो रोज कितनी होंगी और कॉलम्स कितने होंगे ये बताना है, तो 2 रोज 3 कॉलम। बट अगर मैं बोलता हूं 3/2 तो इसका मतलब है 3 रोज हैं और 2 2 कॉलम। columns. अगर आप बोलते हो 4/2, 4/3 बोलते हो तो क्या हो गया, 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। और अगर आप बोलते हो 3/4 तो 3 rows and 4 columns. वेरी करेक्ट। और अगर आप बोलते हो 2/6 तो 2 rows and 6 columns. कुछ बात समझ में आई कि ऑर्डर नंबर रो, ऑर्डर का जो ऑर्डर हमेशा 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें पहली नंबर ऑफ रो बताएगी और राइट वाली नंबर ऑफ कॉलम बताएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जैसे 2/3 क्या होता है 6, 3/2 क्या होता है 6, तो ऑर्डर 6 है ये नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर आप बोलते हो ऑर्डर 6 है तो 6 का तो ब्रेकअप ऐसा भी हो सकता है 1/6, 6 को मैं 1/6 भी लिख सकता हूँ, 6/1 भी लिख सकता हूँ, 2/3 भी लिख सकता हूँ, 3/2 भी लिख सकता हूँ। तो ऑर्डर हैज टू बी स्पेसिफाइड एज m क्रॉस n, इट विल नेवर बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही 4/3 का प्रोडक्ट क्या होता है 12, और 3/4 का भी क्या होगा 12, और 2/6 का क्या होगा 12। तो आप देखो कि ये दोनों m और n को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ये जो नंबर आएगी इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आई? Yes sir. नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम जब लिखा जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो ऑर्डर नहीं होगी, वो इक्विवेलेंट ऑर्डर के इक्वल ही होगी वो, लेकिन उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सिग्निफाई करेंगे कि 2/3 है मतलब 6 एलिमेंट होंगे, 3/2 है तो उसमें भी 6 एलिमेंट होंगे, 4/3 है तो 12 एलिमेंट होंगे, 3/4 है तो 12 एलिमेंट होंगे, 2/6 है तो 12 एलिमेंट होंगे, 6/2 है तो 12 एलिमेंट होंगे। ऐसा, तो ऑर्डर समझ में आ गया, ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, और ऑर्डर का इक्विवेलेंट जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स इन दी मैट्रिक्स। कितनी बात समझ में आ गई आपको? Yes sir. तो एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
कि अगर आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना हो तो आपको क्या क्या चीज गिवन होनी चाहिए, क्या क्या चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हो। सर ऑर्डर, बस ओनली ऑर्डर। और सर एलिमेंट जो फिल करने एलिमेंट्स भी हैं। चाहिए होंगे सर। वेरी करेक्ट। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मैट्रिक्स टू इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन। फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा कि भाई उस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर लेआउट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या एक ही रो है या एक ही कॉलम है या कितनी रोज है कितने कॉलम है, तो कहां कहां पर एलिमेंट आने चाहिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए क्या, जनरल एलिमेंट, ये एलिमेंट क्रिएट करने का फॉर्मूला। अगर ये दो बातें मैं दे दूं तो आप मैट्रिक्स को लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। सर एक सेकंड सर, पिछले वाला पेज। हाँ, इतनी देर तक क्या कर रहा था? सर लिख रहा था सर, एक सेकंड। चलो भाई एक सेकंड रुको। 1 सेक। पिछला कहाँ गया यार जो लिखा था तूने? यस, फटाफट जल्दी देखो। डन सर। ठीक है, तो shall I go to the question? Yes sir. क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a 2x3 मैट्रिक्स Aij 2x3 where Aij is equal to 3i minus 2j। जल्दी आंसर करोगे। तो सबसे पहले आपने बोला ऑर्डर है 2x3, उससे आपको ये पता चल गया कि ये मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होगा। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर फिक्स हो गया ऐसा। अब 2 रो मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, और 3 कॉलम का मतलब है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ध्यान से सुनना, जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं उसी जगह पर एलिमेंट आएंगे। बन गया सर। कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। 6। ये वाले पोजीशन पर आएगा A11। A11 क्या होगा? तो फार्मूला हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये फार्मूला दिया हुआ है, Aij इज 3 times i minus 2 times j। तो 3 times i की वैल्यू 1 है, माइनस 2 times j की वैल्यू भी 1 है। क्या आएगा बोलो? 1 1। अब जो जो एंट्रीज हम डिटरमिन करते जा रहे हैं उसको हम लिखते जाएंगे, राइट। 1 एलिमेंट मतलब फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, A22 क्या, 12 क्या होगा? 12 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 i की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू 2 हो गई है ना। Yes sir. -1. 3 into 1 minus 2 into 2, 3 minus 4 -1, -1 आ गया। क्लियर है? Yes sir. यस सर। चलिए ऐसे सारे बता जाइए फटाफट जल्दी से। -3 आएगा सर उसमें। हाँ ठीक है ठीक है। तो A13 क्या है? 13 का मतलब है 3 into 1 minus 2 into 3, तो -3 आ गया। तो यहाँ पर -3 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा बोलो? अब तो वर्बली बता सकते हो बेटा। 4 आएगा। हाँ, 4 ये सेकंड 1 2 1 है, i की वैल्यू 2 है, इसकी 1 है, तो 3 2 6 -2 4।
A21 is equal to 3 into 2 minus 2 into 1, 4. और यहाँ क्या आएगा? 2 2. 2 हाँ, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 minus 4 कितना आएगा? 2. और लास्टली यहाँ क्या आएगा? 0 यस, 2 3 का मतलब है 3 into 2 minus 2 into 3, तो आंसर आ गया 0. तो ये एग्जाम्पल ये बताता है कि अगर हमें ऑर्डर क्या है इसका? 2/3, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 6 क्या बता रहा है? 6 बता रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन रोज एंड कॉलम, and horizontal layouts are called rows, and vertical layout of the element is called columns, and number of row into number of column is called order. और ऑर्डर के जो दोनों नंबर है, रो नंबर और कॉलम नंबर्स का प्रोडक्ट से जो नंबर क्रिएट होती है वो बताता है उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इतनी बातें परफेक्टली क्लियर है. क्लियर है? yes sir. Yes. ओके. तो चलो, ये सब बातें हमने डिस्क्राइब करी. तो बिफोर आई स्टार्ट टेस्टिंग यू, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ. डेफिनेशन समझ में आ गई? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n सिंबल्स इन m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम. नोटेशन समझ में आ गया? या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, या तो हम ऐसा ब्रैकेट यूज करेंगे, या तो हम ऐसे डबल लाइंस करेंगे, या कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे. अब अगर मैं m और n सिंबल्स का अरेंजमेंट ले रहा हूं तो वो अरेंजमेंट कैसा आएगा वो थोड़ा सा जानना जरूरी है. ऐसे समझो, फर्स्ट रो कैसे आएगी? तो फर्स्ट रो में आई रो नंबर 1 रहेगा, 1 1 1 2 1 3, ऐसे चल रहा है ना सारा. ऐसे ही चलते 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 यहाँ आएगा A1J. ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. इस रो के एलिमेंट का जो एड्रेस है, इंडेक्स है, उसमें क्या फिक्स है और क्या वेरी कर रहा है? रो फिक्स्ड है, कॉलम वेरी. हाँ, रो नंबर सभी में 1 है, देखो 1, और कॉलम नंबर चेंज हो रहा है. तो ये कौन सा कॉलम है? ये एलिमेंट को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर J. Jth कॉलम, यहां ऐसे लिख दो, Jth कॉलम. और टोटल कितने कॉलम है? n. इसका मतलब है अभी आगे ऐसे कंटिन्यू करेगा और लास्ट में कहां तक जाएगा? A1n. ऐसे ही सेकंड रो लिख के बताओ जरा. तो सेकंड रो बताओ, क्या लिखूं मैं? A21 A22 21 22 23 24. यहां पर क्या लिखें? 2J. और लास्ट में आ जाएगा 2N. इस एग्जैक्टली इसी तरह से रोज थर्ड रो आएगी, फिर फोर्थ रो आएगी, है ना. एक रो आएगी बेटा जिसको हम ith रो बोलते हैं. वो कैसा आएगा? I1 I2 I1 and I2 I3 एंड कैरी ऑन. यहां पर आएगा AIJ. समझ में आया? जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जनरल एलिमेंट की बात कर रहे थे हम लोग कि नहीं? वो जनरल एलिमेंट क्या था? वो जनरल एलिमेंट बेसिकली यही वाला एलिमेंट था. कौन सा एलिमेंट था? द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन, द एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड Jth कॉलम. ये वाला, यही एलिमेंट को जनरल एलिमेंट बोल रहे हैं. और फिर आगे भी ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा. सबसे लास्ट रो कौन सी होगी? कितनी रोज है? m रोज है. M. तो यहां पर आएगा, लास्ट रो आएगा M1 M2, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, ऐसे mth रो jth कॉलम, लास्ट में mth रो nth कॉलम. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ये अब इसको अगर ऐसे हमने क्लोज कर दिया
चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए या डबल ब्रेसेस लिख दिया, 2 लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया। और इसी नोटेशन को हम लिख रहे थे क्या, इतना पूरा इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर लिखने के बजाय मैथमेटिकली इसको लिखने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो क्या है, ऐसे लिखो, इट इज इक्वल टू, या तो कैपिटल ए लिख दो और या लिख दो AIJ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और ये लिख दो इसका ऑर्डर m/n, बस। तो सिर्फ ये लिखने का मतलब है कि हमने ये पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया, क्योंकि इसी से हम क्रिएट कर लेंगे। और यहीं पर आपको जो बताया गया कि इस AIJ में ये जो चीज है, ये उसको हम जनरल एलिमेंट बोल रहे हैं, क्लियर है ना, यही जनरल एलिमेंट है। और इस जनरल एलिमेंट में जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे I&J, इसमें भी ये I मैंने बताया था, बताओ क्या बताया था, ये इसको क्या बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं, रो नंबर, रो इंडेक्स। और J को मैंने क्या बताया था, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स। तो इस केस में I की वैल्यू मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम I क्या होगा 1 और मैक्सिमम क्या होगा m। ये देखो I फर्स्ट वाला 1 2 3 से लेके m तक वेरी कर रहा, और J कॉलम नंबर मिनिमम क्या होगा 1 और मैक्सिमम क्या होगा n। और इस m/n को ही हमने क्या बोला था, ऑर्डर। सारी बात रिवाइज हो गई ना, m क्या है, m नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, n नंबर ऑफ कॉलम। अब तो नहीं भूलेगा ना भाई, नहीं भूलेगा। सोच लो, क्या पता फिर कुछ दिन बाद बोलो, 2 दिन बाद कि ये क्या सब बताया था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं क्या बोला था आपने। अच्छा, अगर नहीं भूलेगा तो ये जरा एक और चीज देख लो, ये देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेआउट, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की क्या खास बात है, इसमें वो नंबर्स हैं या वो एलिमेंट है जिसका रो नंबर कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, ith रो। इसी तरह से ये इसमें क्या कांस्टेंट है, कॉलम नंबर J। हाँ, इसमें कॉलम नंबर सेकेंड वाली नंबर सब में J है, तो ये jth कॉलम है, सॉरी jth कॉलम, नॉट रो, कॉलम। इसको कभी कभी लिखा जाए तो आप परेशान मत होना, ऐसा भी लिखते हैं इसको, jth कॉलम वेक्टर भी लिख देते हैं इसको, कॉलम वेक्टर, और इसको ith रो वेक्टर भी बोल देते हैं। अगर वेक्टर बोला गया तो डोंट वरी, ये और वेक्टर मतलब रो, तो रो इज वेक्टर, कॉलम इज वेक्टर, ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यही बातें मैंने बताई, और फिर मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 2 बातें चाहिए, एक ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और दूसरा उसका जनरल एलिमेंट को क्रिएट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यस सर। गुड। तो अब आप जाइए, एक क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं मैं, फटाफट आप क्वेश्चंस करके बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये तो आपको मैंने सिखा ही दिया, रो और कॉलम बता दिया। रो में रो नंबर कांस्टेंट होती है, कॉलम नंबर वेरी करता, और कॉलम में कॉलम नंबर J कांस्टेंट होता है और रो नंबर चेंज होता रहता है। ऑर्डर आपको मैंने बता दिया कि ऑर्डर इज द नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। क्वेश्चन अब ये है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/2 such that Aij is 2i plus 3j मल्टीप्लाइड बाई, थोड़ा इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर i प्लस j। चलो जल्दी करो, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखो जिसका एलिमेंट का फार्मूला ये है। 3/2 मतलब कितने एलिमेंट होंगे बेटे, 6 एलिमेंट होंगे। स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3 रो होगी, 2 कॉलम्स और 2 ही कॉलम होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल लेआउट होगा। 3/2, तो आपके पास एक पहली रो होगी, फिर ये दूसरी रो होगी, फिर ये तीसरी रो होगी, इसी तरह से एक पहला कॉलम होगा। सर अगर सारे एलिमेंट ही नेगेटिव हो तो कुछ होता है कि बाहर माइनस? नहीं, ऐसा कुछ, वो जो होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। सारे एलिमेंट नेगेटिव है तो बाहर माइनस आ जाएगा, वो सब अभी नहीं सोचना है उस पर।
अभी ऐसा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। चलो अब लिखो, जल्दी बताओ मुझको। हाँ, अब सबसे पहला काम आपको क्या, आपको पता तो चल गया कि एक एलिमेंट 1 1 यहाँ लिखना है। यहाँ पर A11 आएगा, ये A12 आएगा, A21 यहाँ आएगा, A22 यहाँ आएगा, A31 यहाँ आएगा और ये 32 यहाँ आएगा। अब ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। A11 क्या होगा, तो I और J की जगह 1 1 डालेंगे तो ये तो नंबर आएगी, और ये -1 की पावर I प्लस J है। आपको पता है कि -1 की कोई भी पावर करोगे तो दो ही बात होगी, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। वो डिपेंड करेगा कि I और J का सम इवन है या ऑड। तो 1 1 के केस में तो ये इवन है, तो माइनस की पावर 2 तो प्लस आ जाएगा। तो 2 + 3 5 आया ना, 2 Yes, sir. + 3 5 आ गया। ऐसे A12 क्या आएगा बोलो, 1 2, 1 + 2 -8. हाँ, नेगेटिव साइन आएगा, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। और ये आ जाएगा 2 1 2 + 6, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 2 + 6 8 आ गया, -8। तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, देखो ये वैल्यू हमारी आई 5 और ये वैल्यू आई -8। 2 1, -7. हाँ, तो 2 1 में साइन देखो, ये इसकी वजह से साइन आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। I + J बोलो या J + I एक ही बात है, इसलिए 1 2 और 2 1 का साइन क्या आएगा, सेम, तो नेगेटिव आएगा। और I की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 2 = 4 और J की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 1 = 3, 4 + 3 7, तो -7। क्लियर है? Yes, sir. और 2 2 क्या आएगा, 2 2 10. -1 की पावर 4 × 2 × 2 + 3 × 2 कितना है बेटा, 10. 10। ऐसे ही A31 बता दो क्या आएगा और A32 बता दो, बात खत्म हो गई। So 9 and -12. 3 9 and -12 हाँ हाँ ठीक है, 2 3 = 6 + 3 तो 9 आ गया। वो माइनस नेगेटिव ऑफ 3 2 तो 3 2 = 6 एंड +6 कितना आ जाएगा, -12. यस। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिखूंगा, ऐसा 5 -8 -7 10 एंड 9 एंड -12, ये आ गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो आप कोई भी सिचुएशन दी जाए तो आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ सकते हैं और उसके एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. क्वेश्चन मेरा है, find the number of different orders of matrices possible using 12 elements या having 12 elements। ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं तो कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट। So 6. 6, ओके 6, दो बच्चों का आंसर 6 आ गया। 7 तो पक्का है। 7 भी है, 7 है सर। 7 है, कैसे सोच 6 × 6 भी तो, ओ सॉरी सर मैं क्या हूँ।
तो 6 into 6 लिख दिया एक। तो बेसिक बात ये है कि यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा कि ऑर्डर होता है m इंटू एन, ऑर्डर है m इंटू एन, और m इंटू एन का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जो कि दिया हुआ है 12। तो अगर मैं मान लूं कि m इंटू एन इज द ऑर्डर, तो m और n का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। m और n क्या है? दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 12 है, तो इनकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो m क्या है भाई? व्हाट इज m? m इज द फैक्टर ऑफ 12। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. m 12 का डिवाइजर है, तो 12 के हर एक डिवाइजर से m की एक वैल्यू आएगी, और जितने m की वैल्यू आएगी उतने डिवाइजर उतने ऑर्डर बनेंगे, क्योंकि m की वैल्यू फिक्स करोगे तो n अपने आप फिक्स हो जाएगा। जैसे m की वैल्यू 1 दे दिया तो n हो गया 12, 1/12 एक पॉसिबल ऑर्डर है। m की वैल्यू अगर 2 दे दो तो 2/6 भी पॉसिबल ऑर्डर है। m की वैल्यू 3 दे दो तो 3/4 भी पॉसिबल ऑर्डर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. इसी तरह से m की वैल्यू 4 दे दो तो 4/3 भी एक पॉसिबल ऑर्डर है। और फिर 5 तो है नहीं इसका डिवाइजर, 6/2 भी ऑर्डर है, और 12/1 भी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और किसी नंबर का डिवाइजर निकालने का क्या तरीका आपने सीखा था परमुटेशन में +1 में? So prime factors की power हाँ, plus हाँ, 1 का product. इस 12 को हम 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। फिर हर एक प्राइम की जो पावर है, जैसे 2 की पावर 2 है तो पावर लिखो और उसमें 1 ऐड कर दो। ऐसे दूसरे वाले प्राइम नंबर 3 की पावर 1 है तो 1 लिखो और उसमें 1 ऐड कर दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 6। तो ऑर्डर मिल जाएगा। मतलब मैंने अभी एक फार्मूला मैं बता दूंगा, उसी फार्मूले को जो 11th में किया था उसको रिवाइज कर देंगे, जिससे हम किसी भी केस में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता है मैट्रिक्स में तो उसके पॉसिबल ऑर्डर बता सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात ये? Yes, sir. सर 24 into हाफ नहीं हो सकता? क्या बेटा? 24 into हाफ 24 इंटू हाफ क्या होता है? 24 कहाँ से? ऑर्डर मैट्रिक्स का। नहीं, मैं वही तो समझ नहीं आ रहा, तुम 24 इंटू हाफ, ये 24 कहाँ से आ गया? सर मतलब कि आई और जे को जो रियल नंबर ले सकते हैं ना। आई और जे रियल नंबर कैसे हो सकता है यार? आई और जे नेचुरल नंबर होगा। क्या आई की वैल्यू 1.5 हो सकती है क्या? आई तो नेचुरल नंबर है ना, जे भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। एनीवे लेट्स गो अहेड आगे। फिर भी अगर कोई दिमाग में डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना, उसको रहने मत देना प्लीज। चलिए इक्वेशन का आंसर करिए क्विक, जल्दी। पहली क्लास थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है कि मैं क्लास को 10 से 15 मिनट आगे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बोला गया कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स हैविंग इट्स जनरल एलिमेंट aij डिफाइंड बाय दिस। तो ये जनरल एलिमेंट की डेफिनेशन दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ, आपको मैट्रिक्स लिखने हैं क्विक जल्दी से। टू बाई थ्री का मतलब है 2 रो और 3 कॉलम। तो हमें एलिमेंट कौन कौन से चाहिए इस केस में? हमें एलिमेंट कौन कौन से चाहिए? 1 1 और 1 2 और 1 3 और फिर 2 1 2 2 और 2 3, ये 6 एलिमेंट चाहिए। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। अब यहाँ एक बात देखने लायक है, ध्यान से देखो। जब भी एलिमेंट की डेफिनेशन देखो ना तो उसका फार्मूला देखो को सिमेट्रिक है कि नहीं।
अगर आई और जे को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ए आई जे No, sir. इज इक्वल टू ए जे आई, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. क्योंकि आई प्लस जे प्लस आई सेम होता है, आई इंटू जे करो या जे इंटू आई एक ही नंबर आती है, इसका मतलब है कि ए आई जे और ए जे आई सेम आएगा। इससे फायदा ये होगा कि 1 2 और 2 1 एलिमेंट सेम हो जाएगा, ये दोनों एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। और कोई एलिमेंट सेम होगा? No, sir. नहीं, और कोई नहीं सेम होगा। चलो, ए 1 1 क्या आएगा? 1 प्लस 1 1/2। 1. 1 2 एलिमेंट क्या आएगा? 1। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 ले लो, तो 1 प्लस 2 3, 1 इंटू 2 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। और Yes, sir. 2 Sir, 1 A11 1 है, half लिखा आपने। अच्छा, ए 1 1 1 है, बिल्कुल। 1 प्लस 1 2 इंटू 1/2 हो गया, तो 1 ही रह गया। हाँ जी, 1 2 और 2 1 दोनों एलिमेंट 3 हो गए। 2 2 एलिमेंट क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8/2, 4 नहीं 8, 2 4 into 4 divided by 2, 16/2 is 8. What about the 1 3? 6, 3 1, 3 1 तो नहीं, 2 3, 50, 2 plus 3 5, 2 into 3 6, 5 6 जा 30/2 15। ये तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात? yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली इसी तरह से जरा ये वाला मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो। ये जो नंबर है -1 की पावर आई प्लस जे है ना, तो -1 की पावर आई प्लस जे तो या तो प्लस होगा या तो माइनस, तो या तो पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव। डिपेंड करेगा कि आई और जे को ऐड करके ऑड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इवन आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसकी कुछ वैल्यू आएगी 1 1, बोलो ए 1 1 क्या आएगा? Half. Half. साइन π/6, और साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ। ए 1 2 क्या आएगा? 1 2 साइन Minus √3/2. नेगेटिव साइन 1 इंटू 2 2 2 इंटू π/6, π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो नेगेटिव √3/2। ए 1 3 क्या आएगा? 1 प्लस 3 4, ये वाला 1 ही है। प्लस हो जाएगा साइन 1 इंटू 3 3 π/6 इज π/2, साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। ऐसे ही बाकी सारे निकाल लेंगे, 2 1 2 2 एंड 2 3, और ये लिख दिया मैंने। बताओ, कंप्लीट करके लिख लो आप। यहाँ पर आएगा हाफ, यहाँ पर आएगा √3/2 नेगेटिव, यहाँ पर आ गया 1। अगली रो में क्या है एलिमेंट, बोलते जाओ। So minus √3/2. हाँ, 2 1 किया आपने ना, तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और 2 इंटू 1 2 और 2 1 सेम आएगा यहाँ पर भी, देखो है ना, क्योंकि आई और जे को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ए आई जे और ए जे आई सेम नंबर आएगी। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव √3/2। और बताइए 2 2 So √3/2. √3/2, क्योंकि ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव साइन 4 π/6 मतलब 2 π/3। साइन 2 π/3 होता है साइन ऑफ पाई माइनस π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये आ जाएगा साइन π/3, और साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। एंड लास्ट 2 3, तो Zero. नेगेटिव साइन 2 3 जा 6, साइन पाई मतलब 180 डिग्री का साइन 0। तो ऐसे ही डिफरेंट तरीके से अगर एलिमेंट डिफाइन किए जाएंगे, ऑर्डर बताया रहेगा, एलिमेंट बताया रहेगा, तो आंसर लिख देंगे आप। आई होप दिस इज ऑल फाइन। Yes, sir. चलिए, इसके बाद आप Yes. एक हेडिंग दीजिए। हेडिंग लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर एंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो हम लोग दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी सिचुएशन में टोटल कितने डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे और टोटल कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। ठीक है,
तो आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स वाली हेडिंग होगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स having capital N number of elements। अगर किसी मैट्रिक्स में कैपिटल N नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये कैपिटल N जो है इसकी वैल्यू क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूं। कैपिटल N एक नंबर होगी, उस नंबर को अगर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, मान लो प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये आ रहा है मान लो 2 अल्फा इंटू 3 बीटा इंटू 5 गामा, ऐसा आ रहा है मान लो, है ना। जैसे पीछे किया था, जो फॉर एग्जांपल मान लो कि कैपिटल N जो है तुम्हारा ये है 72, है ना, 72 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 72 एलिमेंट को कितने डिफरेंट तरीके से उसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। क्यों, ये आपको अच्छी तरह से मैं पहले ही बता चुका हूं, समझ ही रहे होगे आप कैसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आप बोलोगे कि अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट n है और अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर m बाई n है, स्मॉल m बाई स्मॉल n, तो दोनों m और n को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आती है वही तो कैपिटल N होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Therefore m क्या होगा, m इस कैपिटल N नंबर का डिवाइजर होगा, यही बात तो यहाँ लिखी हुई है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। और किसी भी नंबर का डिवाइजर काउंट करने का तरीका क्या होता है, उसके प्राइम फैक्टर की पावर 2 की पावर क्या है अल्फा, तो अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये फार्मूला याद रखना है आपको, 11th में आपने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ है याद रख लो। 3 की पावर बीटा है तो बीटा प्लस 1, 5 की पावर गामा है तो गामा प्लस 1, बस, और मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, यू गेट द ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, कितने ऑर्डर होंगे, तो आपने लिखा स्मॉल m इंटू स्मॉल n इज इक्वल टू 72 का फैक्टर क्या होगा, 72 होता है 8 इंटू 9, तो उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या आएंगे बोलो, 2 की पावर 3 है तो 3 लिखा, उसमें 1 ऐड कर दिया, और सेकेंड प्राइम की पावर है 2 तो 2 लिखा और उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 3 + 1 4 इंटू 3 क्या आ गया 12। तो 72 एलिमेंट का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें 12 डिफरेंट लेआउट्स हो सकते हैं। लेआउट मतलब ऑर्डर। अब अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो कि वो 12 लेआउट्स कौन कौन से होंगे तो वो समझ भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 1/72 का कोई मैट्रिक्स हो सकता है, 2/36 हो सकता है, 3/12 हो सकता है, 4/18 हो सकता है ना। 5 तो 5 इसका फैक्टर है नहीं, 6/12 हो सकता है, फिर 7 नहीं है 8/9 हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता। Yes, sir. 8 के बाद अगला नंबर जो इसका फैक्टर है वो 9 है, 9/8 हो सकता है। तो अब उल्टा शुरू हो जाएगा, देखो 9/8 10 है नहीं, फिर 11 भी नहीं, 12/6 हो जाएगा। तो जब m/n होगा तो n/m भी आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि m और n का प्रोडक्ट अगर 72 है तो n और m का भी आएगा, तो 18/4 हो सकता है। तो आप बना बना के देख भी सकते हो। आई होप इट इज ऑल क्लियर। दिख रहे हैं कि नहीं आपको टोटल 12 के 12 केसेस। Yes, sir. एक रो 72 एलिमेंट को एक रो और 12 कॉलम 72 कॉलम में भी लिख सकते हैं,
72 रोज और एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 2/36 का मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 36/2 का भी बना सकते हैं, 3/12 का बना सकते हैं, 12/3 का बना सकते हैं। तो ये टोटल 12 डिफरेंट तरीके से इसका लेआउट बना सकते हैं, इसका ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑर्डर निकालना आपको आ गया, तो दूसरा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस वो भी लिख दो। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑर्डर। ये लिख दो, फिर मैं समझाता हूं कि क्या मतलब हुआ इसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस having 6 एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट क्या क्या है, A, E, I, O, U एंड W, है ना। ये 6 लेटर्स है, ये 6 और सारे सारे डिफरेंट है। देखो 5 अल्फाबेट्स है, 5 वॉवल्स है और 1 कॉन्सोनेंट है। ये 6 लेटर्स हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करना है और 6 ही एलिमेंट का मैट्रिक्स बनाना है, 6 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स बनाना है। कितने मैट्रिसेस बनेंगे? अब हमें जब टोटल मैट्रिसेस काउंट करना है तो यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये 6 एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सारे एक ही रो में लिख सकते हैं, एक कॉलम में भी लिख सकते हैं, तो एक रो मैट्रिक्स भी बन सकता है, एक कॉलम मैट्रिक्स बन सकता है। 2 रो और 3 कॉलम में भी लिख सकते हैं, 3 रो और 2 कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो कितने मैट्रिसेस होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज नंबर ऑफ ऑर्डर, 4. कितने कितने ऑर्डर आएंगे, 4। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि 6 था, उसको 2 into 3 लिख दिया, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, दोनों की पावर जो है उसमें 1 ऐड किया तो 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, और इस 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 into 2 4। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर आ गया। तो 4 डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे, उसमें से एक ऑर्डर होगा, कौन कौन से 4 डिफरेंट ऑर्डर होंगे, 1/6 होगा और 2/3 होगा और 3/2 होगा और 6/1 होगा। अब देखो कोई भी ऑर्डर लो, चाहे 1/6 लो या 2/3 लो, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, So 6. 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। जब 1/6 करोगे तो 1 2 3 4 5 6, एक रो ऐसे बनेगी। बट चाहे 1/6 करो, चाहे 2/3 करो, चाहे 3/2 करो, चाहे 6/1 करो, हर एक में एंट्रीज कितनी होंगी, कितने ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पर नंबर लिख या कोई अल्फाबेट लिखा जाना, 6। अब ये 6 प्लेसेस को तुम्हें क्या करना है, ये 6 प्लेसेस को तुम्हें फिल करना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए 6 प्लेसेस फिल करने, किससे किससे फिल करना है, मैंगो से। AEIOU हाँ, इन्हीं में से कोई ना कोई एक अल्फाबेट यूज होगा। तो ये 6 प्लेसेस हैं और 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। कितने मैट्रिसेस बनेंगे, किसी भी ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बनेंगे, जितने तरीके से 6 एलिमेंट्स को 6 जगह पर परम्यूट कर सकते हो, परम्यूटेशन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो 6 ऑब्जेक्ट को 6 जगह पर कितने वैसे अरेंज कर सकते हैं, सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 6 factorial. 6 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 1 प्लेस को कितने वे से परम्यूट कर सकते हो, तो आप बोलोगे इसके लिए 6 वेज है। एक 6 में से एक लेटर यहां डाल दिया तो 6 पॉसिबिलिटी है। इसके लिए कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। इसके लिए 4, इसके लिए 3 इसके लिए 2 इसके लिए 1 और
क्या ये सारे प्लेसेस को फिल करना है या कुछ प्लेस को खाली भी छोड़ सकते हैं? सर फिल करना। सबको, कोई भी प्लेस को एम्प्टी रखोगे तो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, पक्का? यस सर। मतलब दिस एंड दिस एंड दिस एंड मतलब एंड होता है तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ, 720 है। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ ऑर्डर 4 इंटू नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑर्डर, तो हर एक ऑर्डर के मैट्रिक्स में 6 प्लेसेस होंगे जिसको 6 नंबर से फिल करना है, तो 6 फैक्टोरियल वेज आएंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड, व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? 720। टोटल कितने मैट्रिसेस आए भाई? 2880। क्लियर है? तो देखो, ऑर्डर निकालने का तो मैंने बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताया, बात वहीं खत्म होगी। ऑर्डर में आप गलतियां कभी नहीं करेंगे। आपसे अगर मिस्टेक होगी तो वो होगी काउंटिंग ऑफ मैट्रिसेस में, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के परमुटेशन का फार्मूला लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा मैं ऐसे लिख देता, एक दूसरा ऑप्शन, इसके बजाय मैं ऐसे लिख देता ए बी बी सी सी, ये जो 6 लेटर्स हैं, 2 आइडेंटिकल ए है, 2 आइडेंटिकल बी है और 2 आइडेंटिकल सी। 6 फैक्टोरियल बाय 6। हाँ, अब अगर बोला जाए, 8 आपसे बोला जाए कि 6 एलिमेंट वाले मैट्रिसेस कितने बनेंगे जिनके एलिमेंट ये होंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये जगह ये चेंज हो जाएगा। ऑर्डर तो उतना ही रहेगा, ऑर्डर तो पॉसिबल ऑर्डर 4 रहेंगे, बट किसी भी ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनेंगे उसका काउंटिंग चेंज हो जाएगा। क्या होगा? नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑर्डर इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 6 लेटर्स एट दीज 6 प्लेसेस। तो 6 है तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल बी के लिए 2 फैक्टोरियल और 2 आइडेंटिकल सी के लिए 2 फैक्टोरियल। तब आंसर टोटल क्या आ जाएगा बताओ? 720 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 into 90 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360। इज दैट क्लियर? Yes. तो पहले ऑर्डर काउंट करेंगे आप, फिर हर एक ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलो कोई बात नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लिया कि नहीं? यस सर। स्लाइड को चेंज करो। यस सर। चलिए जल्दी आंसर करिए। इसका या चलो, ये क्वेश्चन आपको जो गेम मिली है ना उसमें है, तो आज अभी मत करो इसको, अपने आप ट्राई करना, कल डिस्कस करेंगे, है ना? थोड़ा अपना दिमाग लगा लोगे आप, अभी समय बचाते हैं। इसके बाद आप अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन। गेम में एक क्वेश्चन है ऑलरेडी, फर्स्ट गेम जो आपको मिली है, और वहां से आप अटेम्प्ट कर लेना, फिर कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर आपको डाउट होगा तो। इस बार लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो फटाफट जल्दी से। पहला पॉइंट देखो, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स और सेट में क्या डिफरेंस है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और कलेक्शन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट। तो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होना चाहिए, एलिमेंट गिवन होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर चेंज करने से सेट नहीं चेंज होता है, बट मैट्रिक्स में क्या है, वो सेट के थोड़ा आगे की बात है। सेट होना चाहिए और उस सेट का एक पर्टिकुलर रो कॉलम में अरेंजमेंट होना चाहिए।
तो एक अरेंजमेंट है, एक में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और दूसरे में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 रोज एंड 2 कॉलम, ये बात हमेशा याद रखना, देन इसका ऑर्डर होगा 4/2। बट 4/2 या 4 into 2 को 8 मत लिखना। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप बोलेंगे इट इज 4/2, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। दोनों को मल्टीप्लाई करके मत बोलना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ऑर्डर नहीं होगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स होगा। तो ऑर्डर की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट, नो डाउट ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट ऑर्डर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है तो ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2/4 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, 8/1 भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी, मैट्रिक्स इज नॉट अ सेट, बिकॉज इन सेट्स by changing the arrangement of element the set doesn't change, whereas in matrix will get changed if you change the arrangement. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स बीइंग अ परम्यूटेशन इट डजंट हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पैटर्न है, उसका न्यूमेरिक सेंस नहीं है। इन जनरल उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। आप ये नहीं लिख सकते कि अगर यहां पर एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया ऐसा 1 2 3 5 तो इट इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते आप, क्योंकि 4 एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो ये गलत है। ये इस तरह का इक्वालिटी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कंपेयर करना ये गलत है। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसको भी हम 1 नहीं लिख सकते। क्यों? 1 एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। कुछ ऐसे समझो कि 1 रुपए की एक कॉइन है और एक पर्स के अंदर 1 रुपया है, एक वॉलेट है और उस वॉलेट में 1 रुपया है। तो क्या है, दोनों बातें सेम हुई? No, sir. No, sir. तो डिफरेंट है दोनों बातें। नाउ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर निकालना तो मैंने बता दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लिखेंगे इन जनरल। अब देखो क्लासिफिकेशन मतलब है टाइप्स। तो मैट्रिसेस का टाइप उसके ऑर्डर, उसके लेआउट के बेसिस पे डिफाइंड है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जनरली द मैट्रिसेस आर क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉडर वेज। तो इन जनरल मैट्रिसेस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक मान लो m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है aij। तो इसके 2 कैटेगरीज की बात कर रहा हूं मैं। पहला, इसको देखो, m को देखो, n को देखो, कंपेयर करो m और n को। अगर m जो है वो अगर लेस देन n है, ध्यान से समझो, कोई मैट्रिक्स का लेआउट या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसे डिसाइड होगा बेटा? तो इसको बोलते हैं डेप्थ और इसको बोलते हैं विड्थ। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. विड्थ किससे कंट्रोल होगी? कौन विड्थ को गवर्न करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स, N. n। क्योंकि जितने ज्यादा कॉलम होंगे उतना वाइड होगा और जितनी रोज ज्यादा होंगी उतना डीप होगा। Depth. तो डेप्थ जो है गवर्न होगा किससे? नंबर ऑफ रोज से, m से। तो अगर रो हॉरिजॉन्टल कब होगा? हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है m की वैल्यू लेस है n से। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir.
और वर्टिकल होने का क्या मतलब है, m की वैल्यू ग्रेटर है n से। m n से बड़ा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, m n से छोटा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि 2/5 ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। 2/3 क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। बट 5/2 क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स है। 3/2 क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। बस समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। समझ में आ गई बात। तो अब फटाफट केवल जल्दी जल्दी से लिखते जाओ। आप इसको आप समझाने के लिए कुछ नहीं है, अगले 2 मिनट में आप पूरा लिख जाएंगे। ये लो, तो मैंने बोला देयर आर टू काइंड ऑफ मैट्रिसेस, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सॉरी एक पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर m और n अनइक्वल है तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर m और n इक्वल है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसके दो टाइप होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का दो कैटेगरी होगा, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया समझाया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसमें लेस नंबर ऑफ रोज एंड मोर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। A matrix Aij m by n is called horizontal if m is smaller than n। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको क्रिएट करके कंस्ट्रक्ट करके लिख दो, जल्दी कंस्ट्रक्ट करो। Aij 2/3 है, Aij इज i प्लस j, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स लिखना है आपको, क्या लिखोगे बोलो? ऐसे 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 1, तो रो और कॉलम नंबर को ऐड करके नंबर एलिमेंट आ जाएगा। तो 1 1 2 1 2 3 1 3 4 2 1 3 2 2 4 2 3 5 आ गया। ये एक 2/3 का कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Similarly, if a matrix Aij is horizontal matrix, मतलब m की वैल्यू n से लेस है, लेकिन m मतलब देखो कि अगर ये 2 रो है, अब 2 में से कोई एक रो हटा दूं मैं, तब तो एक ही रो रह जाएगी। तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है उसी को रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं। तो लिख दो, a horizontal matrix Aij m by n will be called as row matrix if m equal to 1, if it has only one row. If a matrix has single row then it is called row vector or row matrix. जैसे Aij 1/3 है such that Aij is 2ij, तो ये एक रो मैट्रिक्स होगा। कैन यू राइट 1/3, 1 1 क्या होगा, 1 1 is 2, 1 2 element is 4, 1 3 element is 1 3 6। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है A B C X Y Z D E F, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? Square. The square. ये स्क्वायर है 3/3। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इसमें से एक रो हटा दी, अब कैसा मैट्रिक्स है? The rectangle. Horizontal. अब हॉरिजॉन्टल हो गया। और अगर मैंने इसका एक और हटा दिया, अब कैसा मैट्रिक्स है? Row matrix. एग्जैक्टली इसी तरह कॉलम से। नहीं कॉलम नहीं, रो ही है, सिंगल रो ना, एक रो है, कॉलम तो 3 है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब m की वैल्यू n से बड़ी होगी। जैसे इसको कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट दिस मैट्रिक्स, इट इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स, 3/2 है। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 3 रो है 2 कॉलम है बेटा, ऐसा वर्टिकल आएगा, ऐसा 3 रो होगी और 2 ही कॉलम आएंगे।
तो 1 2 1 1 क्या आएगा, 1 1 एलिमेंट क्या आएगा, ये फॉर्मूले से निकालो 3 3 1 2 I 4 1 J 2 2 1s are 2 plus 2 4 2 1 5 2 2s are 4 plus 1 5 2 2 6 3 1 2 7 into 3 7 7 and 3 2 8 8। ये मैट्रिक्स तुम्हारा 3/2 है, ये वाला फार्मूले से क्रिएट हुआ और ये डेफिनेटली एक कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी कॉलम नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। तो अगर 3/3 होता, 3/3 होता तो स्क्वायर होता, 3/2 हो गया, एक कॉलम कम किया तो वर्टिकल हो गया। अच्छा एक कॉलम और कम कर दो, अगर ये वाला कॉलम भी हटा दूं मैं, तब ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम वेक्टर बन जाएगा, तो वो भी लिख दो लास्ट में। एंड इफ अ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है या कॉलम वेक्टर किसको बोलते हैं, इफ अ मैट्रिक्स Aij m/n is such that number of column n becomes 1 if it has only one column, single column matrix is called column vector या column matrix। जैसे Aij 3/1, तो 3/1 है और एलिमेंट उसका है I into j, तो आप इसका कॉलम वेक्टर लिखना चाहोगे तो एक कॉलम और 3 रो आएगी, 1 1 एलिमेंट क्या आएगा 1, 2 1 एलिमेंट सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3, ये कॉलम वेक्टर आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में फर्क क्या है, और हॉरिजॉन्टल कब बोला जाएगा, वर्टिकल कब बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कब बोला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अब मैं 5 मिनट टाइम और लूंगा, ये स्क्वायर मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो और फिर आज की क्लास को वहीं पर समराइज करते हैं। तो आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैन आई चेंज दिस स्लाइड, ये वाले स्लाइड को चेंज कर दो बच्चे। yes sir स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 8/8 4/4 6/6 कोई एक बना लो, ठीक है। मैं बात करूंगा एक मैट्रिक्स ए की, जिसमें ऑर्डर मैं उसका लूंगा, जनरल लिखूंगा तो n/n लिखूंगा बेटा, Aij है ना, n/n, तो n की वैल्यू क्या है इस केस में 8। तो 8 के बजाय चलो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, रादर देन कीपिंग इट 8 आई वुड लाइक टू कीप इट 5 लिख देते हैं, 5, 8 के बजाय 5 कर देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा लिखना, 5/5 5 क्रॉस 5। तो कुछ ऐसा होगा जी, मैं यहां पहले लिख दूं, A11 A12 A13, ऐसे लिखते जाओ फटाफट मेरे साथ साथ, A14। इसी डायग्राम पर आप कई सारी चीजें सीखेंगे। A15, 5 एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो में, ऐसे ही सेकेंड रो में भी 5 एलिमेंट होंगे, A21 A22 A23 A24 A25, ऐसे थर्ड रो में भी 5 एलिमेंट होंगे, 31 32 33 34 35, फोर्थ रो भी लिख दो 41 और एक लास्ट रो होगी फिफ्थ, 51 52
5 3 5 4 एंड 5 5। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी खासियत क्या है? जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। I will call it Aij n by n where n is 5। अब इसमें देखो मैं कुछ एलिमेंट को हाईलाइट करने जा रहा हूं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज एलिमेंट्स? ये एलिमेंट में क्या खास बात है? सर एम और equal एन to J. इक्वल है। m और n नहीं M और इक्वल है N बेटा। इक्वल है। हाँ, क्या इक्वल है? आई और equal जे, to J. आई और जे। वेल डन, i और j इक्वल है। i इक्वल टू j का केस है। तो मैंने इस बात को यहां मेंशन कर दे रहा हूं मैं कि दिस इज द एलिमेंट्स वेयर aij such that i equal to j। ai टाइप के एलिमेंट है। इन एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो आप यहां लिख दो डायगोनल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं? जिनका सर आई और जे इक्वल होता है। हाँ, एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ith रो एंड ith कॉलम, जिनका रो और कॉलम नंबर क्या हो? सेम। दैट इज aij वेयर i इक्वल टू j। वो एलिमेंट जिनका रो और कॉलम इंडेक्स सेम होता है उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं भाई? उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सारे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट बोल गए। और डायगोनल एलिमेंट से पास करती हुई जो लाइन होती है उसी लाइन को बोलते हैं डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ये लाइन मतलब ये डायगोनल, इसी को डायगोनल बोलते हैं। तो लिख दो the line passing through diagonal element is called, क्या बोलते हैं इसको? diagonal of matrix, रादर प्रिंसिपल डायगोनल बोलो। प्रिंसिपल डायगोनल को ही डायगोनल बोलते हैं। हालांकि एक और डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत है i इज इक्वल टू j। उस पर हर एक एलिमेंट का i और j सेम होगा। और एक डायगोनल ये भी तो है, ये डायगोनल नहीं है, ये भी तो डायगोनल है कि नहीं भाई? किसी भी रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं ना, तो ये भी तो एक डायगोनल है। इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। इसका कोई रोल, इंपॉर्टेंट रोल नहीं है मैट्रिक्स के अलजेब्रा में। इसका नेम क्या है? ऑफ डायगोनल। लिख दो ऑफ डायगोनल। तो जब कभी भी डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल की बात होगी तो आप हमेशा हमेशा इसकी बात करेंगे। ये वाले, ये ऐसा लेफ्ट टॉप से राइट मोस्ट बॉटम की तरफ जो जा रही है लाइन स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसको डायगोनल बोलते हैं। ये जो डायगोनल लाइन है, इस लाइन के नीचे बिलो द डायगोनल एक ट्रायंगल बन रहा है। देख रहे हो आप इसको? कैन यू फिगर आउट दिस ट्रायंगल? इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल, क्योंकि बिलो है ना इसलिए लोअर बोलते हैं। डायगोनल के बिलो। लोअर ट्रायंगल की खास बात क्या है? लोअर ट्रायंगल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी खासियत क्या है? i इज ग्रेटर देन j, है ना? लोअर ट्रायंगल एलिमेंट
डायगोनल एलिमेंट के बाद मैं लिख रहा हूं लोअर ट्रायंगल एलिमेंट, lower triangle element, the element which are lying below the diagonal, elements lying below the diagonal form a lower triangle, below principal diagonal form lower triangle. अब ये एलिमेंट कौन से हैं? ए आई जे such that I is larger than J, है कि नहीं? देखो I2 है, J1 है, 3 1 3 2, रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा है। ये सारे एलिमेंट में ये बात होल्ड कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है? Yes sir. ऐसे ही एक ट्रायंगल डायगोनल के ऊपर भी फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल को देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल की क्या खासियत है? अपर ट्रायंगल की क्या खासियत है? I is greater than J, no less than J, I is less than J। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो। Yes sir. तो अगर आप बोलते हो I लेस देन J मतलब अपर ट्रायंगल, अगर आप बोलते हो I ग्रेटर देन J मतलब लोअर ट्रायंगल, अगर आप बोलते हो I इक्वल टू J मतलब डायगोनल। I इक्वल टू J डायगोनल, I लेस देन J डायगोनल के ऊपर, I ग्रेटर देन J डायगोनल के नीचे। डायगोनल के ऊपर जाएंगे तो अपर ट्रायंगल, डायगोनल के बिलो आएंगे तो लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल पे रहेंगे तो डायगोनल। तीन तरह के एलिमेंट हो गए। यस और नो? Yes sir. अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 25. 25. इन ए आई जे n बाई n मैट्रिक्स है तो उसके टोटल कितने एलिमेंट होंगे? तो आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर i, j, क्योंकि हर एलिमेंट को i, j से डिनोट कर रहे हैं। i के लिए कितनी चॉइस है? n, और j के लिए कितनी चॉइस है? n इंटू n कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। तो जैसे 5/5 था तो 25, 6/6 होता तो 36, n/n है तो n स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर Yes. है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर। अगले पॉइंट बताओ आप, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कितने डायगोनल एलिमेंट है? जल्दी बताओ। 5. 5. n बोलो बेटा। n N. हाँ n, यहां पर n की वैल्यू 5 है, इस एग्जांपल में n की वैल्यू 5 है, हम लोग जनरल लिख रहे हैं। अच्छा तीसरी बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अपर ट्रायंगल। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes sir. कैसे? So symmetry is a square है ना, square matrix. हाँ स्क्वायर है, तो क्योंकि देखो ए आई जे इज सेम एज ए जे आई, सॉरी हर ए आई जे के लिए एक ए जे आई होगा। जैसे 1 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 1 है, 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 1 है। तो अपर ट्रायंगल के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लोअर ट्रायंगल में एक एलिमेंट है, इसलिए हम क्लेम कर सकते हैं कि जितने एलिमेंट लोअर ट्रायंगल में है उतने ही अपर ट्रायंगल में, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन स्क्वायर होता तो पॉसिबली ऐसा नहीं होता, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने एलिमेंट है लोअर ट्रायंगल में, तो So n square minus n upon 2. हाँ तो आप बोलेंगे मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन लोअर ट्रायंगल भी x, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अपर ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? x। और टोटल एलिमेंट कितने दिए हुए हैं? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से जाओ तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? n स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए x प्लस x n। वेरी करेक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी? n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, या इसी को बोल सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2, और इसी को हम nc2 भी बोल सकते हैं n में से। क्योंकि देखो
आई कॉमा जे लिखना है ना, लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट क्या है, ए आई जे, आई ग्रेटर देन जे, मतलब जितने आई कॉमा जे टाइप के लोकेशंस बनेंगी उतने एलिमेंट होंगे। अब आई जे को आई कॉमा जे ऑर्डर पेयर बनाना है, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे जी, तो एन में से 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, एन में से 2 नंबर सेलेक्ट कर लो NC2 तरीके से, और जो छोटी नंबर है उसको जे की वैल्यू डाल दोगे और जो बड़ी वाली नंबर है उसको आई की डाल दोगे, तो कितने ऐसे बनेंगे NC2। तो NC2 एलिमेंट डायगोनल के नीचे है, NC2 एलिमेंट डायगोनल के ऊपर है और n एलिमेंट डायगोनल पे है, तीनों को ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n²। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक लास्ट पॉइंट लिख दो और बात खत्म करते हैं। लास्ट पॉइंट लिख देंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये सब नोट कर चुके हैं, इसको हटा दो। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर चुके हैं। यस यस सर। सर। तो लास्ट पॉइंट लिख दो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि ट्रेस के बारे में अगली क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट नोट कर लो बस, और कुछ नहीं। तो ये आप कर चुके होंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ट्रेस, आप लोगों को कोई गेम मिली है कि नहीं अभी तक? Yes, sir. Game 1 मिली। मिल गई? यस सर मिल Yes, गई। yes, sir. ओके ओके। एक सेकंड बेटा। कहाँ चले गए यार, हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे अभी? तो स्लाइड कहाँ चली, कौन से नंबर पे थी स्लाइड हो, जहाँ जहाँ पर हम लोग थे अभी? कैन यू रिकॉल? एनीवे, चलो आप लिख लो, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ लिख दो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। इज समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, है ना, जैसे अगर ए है तुम्हारा AIJ और ऑर्डर उसका क्या है n/n, तो ट्रेस ऑफ A, TR ट्रेस ब्रैकेट A ऐसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट, तो A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू ANN, इसी को ट्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि स्मॉल AIJ है 5/5, है ना, और सच दैट AIJ इज इक्वल टू I प्लस J, तो इसका ट्रेस क्या होगा? तो आप बोलेंगे ट्रेस A इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सिग्मा AIJ AII और I वेरियस 1 1 to to n, 5. तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा AII, I वेरियस 1 to 5। बट AIJ अगर ये डेफिनेशन है तो AII क्या होगा, I और J को इक्वल कर दो तो 2I, I वेरियस 1 to 5, 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा I वेरियस 1 to 5,
आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। 30। 1 से लेके 5 तक की नंबर का नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? 5 इंटू 6/2। आंसर क्या आ जाएगा? 30। ठीक है। वैसे अगर देखो तो ये मैट्रिक्स हमारा अगर लिखना चाहो तो ये मैट्रिक्स बनेगा कैसा? तो 1 1 2 1 2 3 1 3 4 2 1 3 2 2 4 2 3 5 3 1 4 3 2 5 3 3 6। तो ट्रेस क्या आएगा? ऐसे बनता रहेगा। इनफैक्ट और भी एलिमेंट होंगे, और भी एलिमेंट होंगे। हम सारे एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे बनेगा ना? बोलो। Yes, sir. तो हमें कौन से एलिमेंट को ऐड करना था? ये 2 4 6 ये वाले एलिमेंट को ऐड करना था। तो वही ऐड किया। देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5। तो 2 कॉमन लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये ऐड कर लिया और ये आंसर है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस की ये प्रॉपर्टीज मैं बता रहा था। डायगोनल क्या है, लोअर ट्रायंगल क्या है, अपर ट्रायंगल क्या है, लोअर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं, अपर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं, और ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के क्लास के डिस्कशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है? आपको गेम 1 जो आपको मिली है उसके फर्स्ट 12 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन कर जाने। ठीक है। रेस्ट ऑफ द डिस्कशन कल की क्लास में होगा। क्लियर है जी? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। बाय सर। Good night, sir. आज की क्लास थोड़ी सी Good लंबी night, बेटा sir. क्योंकि थ्योरेटिकल था। कल से फिर विल स्टिक टू द शेड्यूल। बाय।